माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छिंदवाड़ा जिले के सारे वन क्षेत्र एवं सारी नदियां हमारी अमूल्य धरोहर है। वन्य प्राणियों के मामले में हमें भी हम बहुत धनी हैं। खासतौर में हमारे यहाँ वन्य प्राणी चीतल, सांभर, लोमड़ी, लकड़बग्गा, बाघ जैसे बहुत सारे वन्य प्राणी, अनेकों पक्षी प्रजातियां, अनेकों जलीय एवं उभयचर प्रजातियां पाई जाती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में देश का 19वां टाइगर रिजर्व पेंच तथा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है और छिंदवाड़ा इनके बफर जोन में सम्मिलित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा पेंच एवं कथान है और एक अहम धरोहर जो कि जैव विविधता का खजाना है पातालकोट, इस पर हमें नाज है। इन सारी प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि धरती पर जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, सभी प्रकार के इकोसिस्टम एवं खाद्य श्रृंखलाएं मजबूत बनी रहे और इन सारी धरोहरों का प्राकृतिक के साथ साथ सांस्कृतिक ताने बाने में भी बहुत महत्व है और ये पूज्य माने जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, तामिया सहित छिंदवाड़ा में 4 गिद्ध प्रजातियां पाई जाती है, जैसे व्हाइट रम्ड वल्चर खास है। यह बाकी सारी प्रजातियों में सबसे छोटा गिद्ध है, जिनका सांस्कृतिक ताने बाने में भी बहुत बड़ा उल्लेख है। ये हमारे इको सिस्टम के सबसे बड़े स्कैवेंजर हैं। इनका उल्लेख रामायण में जटायु के रूप में भी मिलता है। ऐसा ही एक स्कैवेंजर माननीय सभापति महोदय, जिसकी हम में से कोई बात नहीं करता, वह कौवा है। जिसके बारे में हम सोचते तक नहीं है, वह कौवा है। हमें उसके कंजर्वेशन के लिए भी काम करना चाहिए। वो हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा हाथ निभाता है। कौवे के सांस्कृतिक ताने बाने में भी कमी नहीं है। यह भगवान शनि का वाहन है एवं श्राद्ध के समय भी कौवा ही सर्वोपरि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छिंदवाड़ा के प्रमुख वन क्षेत्रों की बात करूं तो तामिया अमरवाड़ा के पातालकोट वन क्षेत्र जैव विविधता का खजाना है। यहाँ दुर्लभ प्रजाति की वनस्पति एवं जीव पाए जाते हैं। यहाँ उपस्थित भारिया जाति बागेश्वर को कभी नहीं मारती, ये उनके लिए पूजनीय है। रावण का पुत्र इंद्रजीत यहीं से पाताल लोक गया था। चमरगिद्ध यहाँ की विशेषता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तामिया में इनके संवर्धन हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क, मुगली अभ्यारण्य को मिलाकर 1992 में 19वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का बफर जोन छिंदवाड़ा वन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का बफर जोन शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है। यहाँ पर 662 प्रजाति के वन्य जीव एवं 1200 प्रजातियां वनस्पतियों की पाई जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों को जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाए जाते हैं ताकि जीव एक संरक्षित स्थान से दूसरे संरक्षित स्थान तक जा सके और इनसे उत्पन्न संतानें जेनेटिक रूप से मजबूत रहें। इसके अतिरिक्त भूजल प्रबंधन संबंधित सारे कार्य, प्राकृतिक आपदाओं संबंधित, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्जिंग के प्रभावी प्रयास, जेनेटिक डाइवर्सिटी को मजबूत करना, इन सब की जवाबदेही नेशनल पार्क के साथ साथ हमारी स्वयं की भी है। साथ ही ये इको पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है, जिससे आर्थिक लाभ के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। पेंच सतपुड़ा कॉरिडोर को ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नदियों की बात करूं तो हमारे वनवृत्त में प्रमुख 2 नदियां पेंच एवं कनान है, जिनकी बहुत सी सहायक नदियां हैं एवं इन सभी के उद्गम स्थल भी यही हैं। ये पेयजल उपलब्ध करने और कृषि भूमि को सिंचित करने के साथ ही एक्वेटिक इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड फूड चेन को भी स्ट्रेंथ देती है। अध्यक्ष महोदय, पेंच नदी पर माछागोरा एवं तोतला डोह 2 बड़े बांध निर्मित हैं। माछागोरा बांध से छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिले की 1,30,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। तोतला डोह डैम से पेंच टाइगर रिजर्व की तमाम वन्य प्राणियों की प्यास बुझती है। इसी पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन भी स्थापित है। सदियों से ही हम नदियों को पूजते आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नदी पुनर्जीवन एवं कंटिन्यूअस फ्लो बनाए रखने के लिए शासन द्वारा चलाया जा रहा नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम सराहनीय है, जिसमें कनान का भी कुछ हिस्सा लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यदि हमें आगामी जल संकट एवं ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, वन्य प्राणियों की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान निकालना है एवं कृषि भूमि है तो निरंतर पानी की उपलब्धता बनाए रखना है, तो हमें हमारे यहाँ बहने वाली सारी नदियों और उनके कैचमेंट एरियाज में इफेक्टिव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट्स किसी भी हालत में करने होंगे। उन्होंने भी बात रखी और क्योंकि टीम में 3 लड़के हैं तो बोलने की स्पीड बहुत अच्छी है। तो कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने तय की, बहुत सारे कंसर्न्स भी आपने उठाए, बड़े अच्छे सकारात्मक तरीके से उठाए, धन्यवाद। पेंगोलिन के संबंध में थोड़ा आप लोग इच्छुक है बोलने से, तो स्वास्थ्य कुमार साहब ऐड करना चाहते हैं। पेंगोलिन का न्यूज़ में काफ़ी सुना हुआ, 3-4 सालों 5 सालों से काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं, पर आपका क्षेत्र जो है वो पेंगोलिन बाहुल्य क्षेत्र है। अधिकांश जो है पेंगोलिन का शिकार वही होता है, तो ये बताना चाहिए। नहीं, आपके यहाँ घर है, आप ही यहाँ से पहला हमने पकड़ा।
जैसे बैतूल के अंदर मैंने बरबार बंदूक के संबंध में बताया, शहडोल व्रत के अंतर्गत कई ऐसी घटनाएं हुई पिछले कुछ समय में। डाले जाने वाले चूहे मारने की दवाई जिसमें जिंक फॉस्फाइड होता है, ये जब चूहे खा के मर जाते हैं तो उनकी बॉडी में डिग्रेड नहीं होता, इन्हें खा के कौवे मर रहे हैं। यदि इसकी जगह हम आर्सेनिक के कंपाउंड का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। ऐसी एक व्यथा और है, यदि हम गिद्धों के संवर्धन और संरक्षण के लिए योजनाएं चला सकते हैं तो कौवे के लिए यह प्रयास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कौवे एक ऐसे स्कैवेंजर है जो हमारी लोकेलिटी के आसपास रहता है। गिद्ध के बाद इनका ही नंबर आता है। अगर इनको नहीं बचाए तो आने वाले समय में ये खत्म हो जाएंगे और हमारे यहाँ अगर कोई जानवर मर जाता है तो ऐसे सड़ेगा जिससे हमें बहुत प्रभाव पड़ेगा। नदियाँ जीवन दायिनी है कि नदी में नीर जब तक है, धरा पर वीर तब तक है, जब तक है यहाँ पे राह सभी राहगीर तब तक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले छिंदवाड़ा की जीवन रेखा पेंच एवं कन्हान नदियाँ हैं और तकरीबन 25 वर्ष पूर्व इन दोनों नदियों में वर्ष भर निरंतर प्रवाह बने रहता था, जो कि अब घटकर केवल 8 महीने में ये नदियाँ सूख जाती हैं और छोटे नदी नाले तो 6 महीनों में ही सूख जाते हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और इसका एकमात्र कारण प्रभावी रूप से भूजल प्रबंधन का ना होना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र की सारी नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर मैदानी इलाके में आती हैं, इसीलिए सारे नदी नालों के जो कैचमेंट एरियाज हैं वहाँ पर प्रभावी रूप से भूजल प्रबंधन होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वन मंडल से 10 वर्षीय कार्य आयोजना जो बनाई जाती है उसमें सम्मिलित सारे कार्य वन क्षेत्र में स्थित जो फॉरेस्ट क्रॉप है उस पर वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं अन्य कारकों को ध्यान में रखकर उपचार खंडों में विभाजित कर किए जाते हैं। लेकिन ये उपचार खंड रिज पर या फिर वैली में कहीं पर भी हो सकते हैं और इसकी वजह से प्रभावी भूजल प्रबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा विशेष अनुरोध है कि इस 10 वर्षीय कार्य आयोजना के साथ साथ सारे संरक्षित वन क्षेत्रों में एवं नदी नालों के कैचमेंट एरियाज में प्रभावी भूजल प्रबंधन हेतु रिज टू वैली कंसेप्ट के आधार पर उपचार किए जाने हेतु प्रतिवर्ष क्रमबद्ध रूप से इसे कराए जाने के लिए प्रावधान किए जाएं और अगर ऐसा किया जाएगा तो ये दावा करते हैं कि इससे भूक्षरण, भूस्खलन और नदी प्रदूषण पर रोक लग सकती है। साथ ही साथ इफेक्टिव जो लैंड वाटर मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, इससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी समस्या की जो प्रॉब्लम है और जो उसका निदान हमारे पास निकल जाएगा। इसी के साथ साथ बाढ़ की और केदारनाथ जैसी आपदाओं की जो बात हमने की थी और हमारे सामने आती है तो इन पर भी इससे रोक लगाया जा सकता है। माननीय मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान वाल्मी है, जहां पर प्रशिक्षणार्थियों को भूजल प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यहां पर वार्षिक 6 मासिक, त्रैमासिक एवं साप्ताहिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। साप्ताहिक प्रशिक्षण के पश्चात ये भूमि के कण कण, पानी की बूंद बूंद, पौधों की हरियाली आदि की महत्ता को समझते और जानते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार 4 धामों की मान्यता है। प्राकृतिक रूप से इसे 5वां धाम कहना गलत नहीं होगा। इसके पश्चात हम भूजल प्रबंधन हेतु सभी तकनीकी ज्ञान को बारीकी से जान पाते और समझ पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी से मेरा अनुरोध है कि वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को यहाँ साप्ताहिक प्रशिक्षण देने का अनिवार्य किया जाए, क्योंकि भूजल प्रबंधन संबंधित सारे कार्य यही करते हैं। इसके साथ साथ अन्य विभाग के अधिकारी एवं चुनिंदा कर्मचारियों को एवं जन भागीदारी को यहाँ साप्ताहिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के संबंध में बात करते हैं तब हमारा ध्यान विशेष रूप से वन विकास निगम द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यों की तरफ जाता है। मध्य प्रदेश के अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी वन विकास निगम कार्यरत है। 1975 में इसकी MP में स्थापना हुई थी। जनरली वन विकास निगम MP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ऐसे मिसलीनियस फॉरेस्ट एरियाज लेते हैं जिनकी डेंसिटी 0.4 से ज़्यादा होती है। देखने में आता है कि उस एरिया की क्लियर फैलिंग कर उसमें इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल स्पीसीज जैसे सागौन का प्लांटेशन कर देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय व सम्मानित सदन का ध्यान मैं इस प्रकार की प्लांटेशन की ओर आकर्षित करना चाहूँगी कि ऐसे प्लांटेशन से उस फॉरेस्ट एरिया की बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अतः वन विकास निगम को ऐसे फॉरेस्ट एरियाज दिए जाएँ जिनकी डेंसिटी 0.4 से कम हो एंड सागौन प्लांटेशन के साथ मिसलीनियस स्पीसीज और इंडिजिनियस स्पीसीज का भी प्लांटेशन अनिवार्य रूप से प्रावधानित किया जाए, अन्यथा इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। बांधवगढ़ के हाथी की बात हो रही है। बेसिकली ये लगभग इस सेंचुरी के शुरुआत से पहले केवल संजय सिंगरौली सीधी में आते थे, बॉर्डरिंग एरिया में जो छत्तीसगढ़ से लगा है, और चले जाते थे वापस।
तो ये सिलसिला काफ़ी सालों तक चलता रहा, लेकिन पिछले साल लगभग अभी आज की डेट में, आज जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, तो लगभग पिछले 9-10 महीने से लगभग 40 हाथी बांधवगढ़ में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। अब ये क्यों रह रहे हैं, तो सवाल इस पे आपने किया है बेसिकली। लेकिन अब आप इसका ट्रेंड अगर देखें तो पहले झारखंड से छत्तीसगढ़ में भी नहीं होते थे पहले। तो छत्तीसगढ़ में मिड-90s में जब ये आए थे, उस समय काफ़ी जो लास्ट माइग्रेशन की बात साहब कह रहे थे, फिल्म बनी है उसी समय, उसी दौरान बनी थी, और उसमें भी काफ़ी हाथियों को कुछ कैप्चर किया गया, कुछ वापस उनको भेजा गया, लेकिन ये अनंत काल तक हो नहीं सकता है। जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपना जीवन बिताया है हाथी के मैनेजमेंट में, वो लोग ये कहते हैं कि हाथियों को नए क्षेत्र में मत जाने दीजिए। हम लोग जिनका थोड़ा उतना परिपक्व ज्ञान नहीं है, हम लोग ये कहते हैं कि जो अगर हाथी नेचुरल कोर्स में अगर वो मूव कर रहा है तो उसको मूव करने दीजिए। वो नए, क्योंकि ये हाथी अकेला ऐसा जानवर है जो बहुत लंबा घूमता है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत अलग तरह की प्रजातियां नहीं हैं, बट हाथी है जो बहुत लंबा घूमता है। अभी आप वहाँ की बात कर रहे हैं बांधवगढ़ की, लेकिन अभी 2 हाथी बालाघाट जिले में भी हैं, जो आपको अंदाजा नहीं होगा वो कहाँ से आए हैं। उड़ीसा से आए हैं, छत्तीसगढ़ में घुसे हैं, छत्तीसगढ़ से गढ़चिरौली में घुसे हैं, गढ़चिरौली से ऊपर आए हैं बालाघाट में, और बालाघाट से मंडला जिले के पास नैनपुर के पास 2 हाथी। वो इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, जब कभी ये वापस जाएंगे पूरे फिर से दल लेके आ जाएंगे। तो ये एक एक्सप्लोरेटरी एक वो व्यवहार रहता है हाथी का। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल राय में ऐसा लगता है मुझको कि झारखंड में और छत्तीसगढ़ में संभवतः उनका हैबिटाट उतना अच्छा नहीं रह गया है, या दूसरा वो ये है का रीजन ये है कि उनकी पॉपुलेशन वहाँ बढ़ गई है। पहले छत्तीसगढ़ में रेजिडेंट पॉपुलेशन नहीं थी, अब रेजिडेंट पॉपुलेशन है, लगभग 300 प्लस हाथी। तो उनको कैटर करने के लिए शायद उतना हैबिटाट वहाँ पे नहीं है। अब बांधवगढ़ में एक 40 हाथी आए और पूरे समर तक यहाँ पे रुके, पूरे मतलब गर्मी का सीजन, मतलब अगर गर्मी के सीजन में वो रुक गए, अब वो वापस जाने वाले नहीं, ठीक है ना। तो अब उनको यहाँ पे ऐसे कुछ, लेकिन फिर बांधवगढ़ एक छोटा सा इलाका है। बांधवगढ़ अगर शेड्यूल का इलाका मिला करके आप देखें तो बहुत छोटा सा इलाका है वो, तो उसमें ये 40 के लिए कितनी गुंजाइश है। ये बढ़ करके 70-80 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो हैबिटाट ये भी, क्योंकि ये बड़ा जानवर है, ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा खाता है ये, तो ये तहस नहस करता है हैबिटाट। तो तहस नहस अगर करेगा तो आगे इनकी जो प्रोजनी आगे बढ़ेगी उनको दिक्कत होगी, फिर ये नई जगह जाएंगे। तो वो ये एक सतत प्रक्रिया है जो होती रहती है। बंगाल से झारखंड, झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, आई डोंट नो आगे कहाँ जाने। वन जीव ऐसे हैं, वो भी हैं कि उनके पूर्वज जिस जगह पे रहा करते थे, वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ना एक बार उस जगह पर ज़रूर जाते हैं। वो नेचुरल वे कैसे उन्हें पता चलता है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन एक ना एक बार वो उस जगह जाते हैं। और बीच में कुछ केसेस ऐसे आए थे कि रेलवे लाइनें बिछा दी गई और हाथी उस जगह पर आए थे, और या तो वो ट्रेन से कटकर मर गए या फिर उनको वो घायल हुए इस वजह से। तो सर, क्या ऐसा कोई तरीका है कि हमें ये पता हो कि हमारे वन क्षेत्रों में भले दूर दूर रहने वाले जो ऐसे जानवर हैं जिनके पूर्वजों का संबंध किसी एक ऐसी जगह से हो, हमें पहले से पता चले कि वो जगह कौन सी है, सो दैट कि अगर आगे वहाँ पे कोई डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, जैसे रेलवे लाइन से बिछ रही है, तो हम उसके लिए कुछ कदम उठा सकें, या जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है उससे बात करके कुछ ऐसा किया जा सके कि हम वहाँ पे रेलवे लाइन्स ना बिछा के कहीं और बिछाएं। तो इसके लिए क्या, किस तरह से कोई लिंक बनाया जा सकता है? मतलब उत्तेजित करूँगा कि अगर कोई आर्कियोलॉजी में किसी का अगर रुचि हो, मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में भित्ति चित्र बिखरे हुए हैं। अभी कंप्यूटर का ज़माना है, कार्बन डेटिंग से भी हम एज पता लगा सकते हैं। तो अगर हम मध्य प्रदेश के जितने भी भित्ति चित्र के स्थान हैं उनको जियोलॉजिकली प्लॉट करें GIS के बेसिस के ऊपर, और फिर उसको एक टाइम सीरीज में डालें कि ये भित्ति चित्र 20,000 साल पुराने, इस समय में कौन कौन से जानवर थे उन चित्रों में, फिर ये 15,000 साल पुराने, ये 10,000 साल पुराने, ये 5,000, ये 3,000, ये 2,000, ये 1,000, और उससे फिर इंडिविजुअल जानवर का हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो हमको ये पता लग जाएगा कि इंडिविजुअल जानवर की प्रजाति कैसे मध्य प्रदेश में फैली और सिकुड़ी कहाँ से।
तो कहाँ पूर्वज रहते थे ये पता लग जाएगा। अब जो तुम कह रही हो कि पूर्वज जहाँ थे वो आते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। तो चौहान साहब को मालूम हो तो बताएं चौहान साहब। जहाँ ह्यूमन का सीधा सीधा कंपटीशन है, घास बीड़ है, उससे संबंधित जितने भी वन्य प्राणी हैं वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड समाप्त हो गया, फिर आपकी कैरेटल समाप्ति की दिशा में है, होंगे कहीं लेकिन काफी कम हो गए हैं। चीता समाप्त हो गया तो ब्लैक बक का पॉपुलेशन बढ़ गया, जंगल कम हो गया तो नीलगाय जंगल से बाहर चला आया, और ग्रासलैंड खत्म हो गया तो आपकी भेड़िया भी मतलब एक तरफ से वो भी नुकसान की तरफ जा रहा है। माने जहां पर कि ग्रासलैंड से संबंधित वन्यजीव है, चिड़िया हो, जानवर हो, या फिर उससे संबंधित दूसरे किसी प्रकार के जो जानवर है, वो सब नुकसानी में जा रहे हैं। तो ये बात को अपन को समझना पड़ेगा कि इन कारणों से हम उसके लिए थरो कॉम्पिटिटर हो गए। और दूसरी एक बात यह है, खास बात एक था, कोई दिमाग से उतर गया, एक जॉर्डान्स कर्सल करके है, वो भी इस प्रकार का ओपन ग्रासलैंड से संबंधित है। लगभग 100-1.25 साल पहले, चौहान साहब आप लोगों को बता सकते हैं, हम सोच रहे थे वो खत्म हो गया, कहीं एक जगह से निकल के आया। यदि इस प्रकार की इलाका आप देखना चाहेंगे, बिहड़ों की तरफ जाइए, चंबल की तरफ, या पन्ना की तरफ जो पठार है, अमानगंज इस तरफ से जो लगे हुए हैं, या बिगड़ा हुआ जंगल है, उधर जाके देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा इस प्रकार का आवास की बहुत जरूरत है इस प्रकार की जानवरों के लिए। यहाँ पे कानून का एक पेचीदा मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जहाँ पे बहुत हद तक हम लोगों का प्रयास समझ कमी होने के कारण, बयाजी के कारण, वो हमने सफलता नहीं पाई। पहली चीज क्या है, धारा 20 ये बताती है, एक बार आपने किसी एरिया को अभयारण्य घोषित कर दिया तो धारा 20 के अंतर्गत आपके मतलब जो है अपना बच्चों को छोड़कर उसको आप बेच नहीं सकते। इसीलिए करेरा में काफी विरोध हुआ, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कई लोगों को शादी तक नहीं हुई वहां पे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी उनकी नहीं रही। लेकिन इस कानून में जो संशोधन लाना है उसमें मतलब शासन की तरफ से या हम लोगों की जैसा भी समझ लीजिएगा कि वो कभी आज तक नहीं हो पाया। तो धारा 20 है एक सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है, जो कई सालों से मतलब खासकर रणजीत सिंह साहब हैं, ग्रासलैंड्स की एक्सपर्ट है उस संबंध में। तो धारा 20 में हमको इतना संशोधन चाहिए, यदि कोई अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान पहले नोटिफिकेशन करते हैं उसमें लैंड यूज टेन्योर ना चेंज करें, माने जिस आकार में है उस आकार में बनी रहे, भले किसको बेचना किसको खरीदना उसको ढीला करना चाहिए। क्योंकि भारत में इस प्रकार की इश्यूज है, दिस कैन बी वन सॉल्यूशन एंड देन अदरवाइज बाकी आप लोग और खोज करिए, आप लोगों को और सॉल्यूशंस निकल के आएगा। लोगों के समर्थन के बगैर कोई भी आज की स्थिति में व्यवस्था नहीं चल सकती। एक समय तक जो अपना कल्चरली जो डिपेंडेंसी था वन्य प्राणी कंजर्वेशन का, अब वो धीरे धीरे कम होते नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को वापस उन चीजों के साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। पन्ना का मॉडल देखेंगे, जन समर्थन से ही बाघ संरक्षण है। जितने बघेलखंड बुंदेलखंड के लोग हैं, एक बार पन्ना जाइए, अमेज़न में आप लोग ऑर्डर करें, आपको छोटा सा बुक मिलेगा, तो यू कैन गो टू द डिटेल्स। जनता जुड़े हैं उसके साथ, पन्ना के साथ, इसलिए पन्ना को रिवाइव करने में कम समय में वापस आ गया। थैंक यू, जय हिंद। इन कार्यों के साथ साथ वन मंडल के संपूर्ण नदी नालों के जलग्रहण क्षेत्रों में जो प्रबंधन किए जाते हैं वो रिच टू वैली कंसेप्ट के आधार पर क्रमबद्ध रूप से प्रतिवर्ष क्यों नहीं प्रस्तावित किए जाते, इसके पीछे अगर कोई बड़ी हिकमत हो तो वो जानना चाहूंगी। फॉरेस्ट एरिया उसके एक टाइप के फॉरेस्ट को वो एक टाइप की ट्रीटमेंट में डालते हैं। रिच टू वैली के आधार पर शिवपुरी के अंतर्गत पहला प्लान मध्य प्रदेश के अंतर्गत बना था, लेकिन रिच टू वैली में जैसे जैसे पहले साल में ऊपर से चालू होगा नीचे आना है, तो ऊपर में जितना पैसा चाहिए उतना चाहिए पैसा, तो कभी भी उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाए वहाँ पर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो रिच टू वैली वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से लागू वहाँ पर नहीं हो पाया। तो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत और वाटरशेड के अंतर्गत रूरल डेवलपमेंट में काम होते हैं वो रिच टू वैली कॉन्सेप्ट के ऊपर ही नॉर्मली चालू होते हैं। अभी भारत सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जल प्रबंधन के ऊपर जोर दिया जा रहा है। आपके सवाल से मैं बियॉन्ड जा रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने ये इशू फर्स्ट सेशन के अंतर्गत रेज किया था पानी का, और ये जरूरी भी है क्योंकि पानी की अवेलेबलता चाहिए हमको नदियों के अंतर्गत। तो भारत सरकार के द्वारा सभी राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में
जलों के समग्र प्रबंध के संबंध में वो सोचें, ऊपर से बहने वाला जल और भूमिगत जल। तो उसके संबंध में राज्य सरकार के द्वारा भी एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है, जिसकी अभी पिछले महीने 17 सितंबर को पहली बैठक हुई थी और अभी 11 अक्टूबर को दूसरी बैठक उसकी होने वाली है। उसमें देश भर से जो विशेषज्ञ हैं, जो इस क्षेत्र में महारत रखते हैं, उनको इसमें जोड़ने का सरकार ने प्रयास किया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर जो राजेंद्र सिंह हैं, वो भी उस कमेटी के सदस्य हैं और भी कई लोग हैं, मैं भी उसके अंदर एक मेंबर हूँ। तो उस कमेटी के द्वारा जो सुझाव दिए जाएंगे, उन सुझावों को राज्य सरकार अमल लाना चाहती है। और मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम दृढ़ संकल्प हैं इस बारे में, और वो तो ये चाहते हैं कि इससे पहले कि दूसरे राज्य करें, हम अपना कर लें। लेकिन ऐसी जल्दबाजी से काम होता नहीं है। राजस्थान ने और महाराष्ट्र ने इसके ऊपर काफ़ी गंभीरता से विचार करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ की सहायता ली है, जो कानून बनाने के मामले में विशेषज्ञ हैं। उनको भी इस समिति के बीच में रखा गया है। बहुत सारे जो NGOs हैं जो कि इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं इंडिया में, मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के बाहर, गुजरात में या अन्य राज्यों में, उनको भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। और उनसे कहा गया है कि जो उनके सब्जेक्ट से संबंधित छोटे छोटे विशेषज्ञता वाले समूह हैं, ऐसे सब समूह जो है गठित किए गए हैं। तो वो अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद में होपफुली जो वाटर कंजर्वेशन का जो इशू है, वो इसमें ज़्यादा अच्छे से प्रदेश इसको काम कर पाएगा। लेकिन एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, जब से वाटरशेड डेवलपमेंट का काम पिछले 3 दशक से चालू हुआ है पूरे देश में, तो इस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, काफ़ी रिसर्च की है, अलग अलग कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं, अलग अलग टाइप के इंटरवेंशन डेवलप किए हैं। तो आंध्र प्रदेश के एक चीफ इंजीनियर थे, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है 4 वाटर्स। तो जिनको पानी के संबंध में रुचि है, मैं चाहूँगा कि वो 4 वाटर बुक इंटरनेट पे तलाश करके ज़रूर पढ़ें। तो उसका उनका जो कहना था कि 17 अलग किस्म के इंजीनियरिंग इंटरवेंशन उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, और एक उन्होंने कहा कि एफॉरेस्टेशन या ग्रास कवर। तो 50% उनका कहना है कि इफेक्टिवनेस जो है ये वेजिटेटिव कवर की है, बाकी 17 इंटरवेंशंस को मिलाकर 50% आता है। तो कमांड एरिया के अंतर्गत तो सभी लोग की रुचि रहती है, लेकिन कैचमेंट एरिया के अंतर्गत रुचि कम लोगों की रहती है। कैचमेंट एरिया के अंतर्गत वर्तमान में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स शुड बी मेड इन द कैचमेंट एरिया, नॉट स्मॉल नंबर ऑफ बिग स्ट्रक्चर्स। क्योंकि बिग स्ट्रक्चर्स रहेंगे तो उसमें सीमेंट, कंक्रीट इसका इस्तेमाल होगा, लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, टूट जाएगा। तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर रहेंगे जो एक किसान 2 किसान के खेत तक अगर सीमित रहेंगे तो किसान स्थानीय रूप से उनको सुधार सकेगा। वेजिटेटिव कवर के बारे में भी अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंटेशन हुए, कर्नाटक में हुए हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर हुए हैं, उड़ीसा के अंदर हुए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं, महाराष्ट्र के अंदर हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, और सभी का अपना अपना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है। तो लेट अस होप कि जो सरकार के द्वारा ये समिति बनाई है ये अच्छा काम करेगी, और इसको अमली जामा कानूनी पहनाएंगे कि नहीं पहनाएंगे, इसके ऊपर मुद्दा बहस चल रही है। क्योंकि वाटर को राइट के इशू के रूप में देखा जा रहा है आजकल, कि जो मेरी ज़मीन पे पानी पड़ रहा है क्या वो मेरा है। इसमें फिर दोनों की स्थिति उस बंदों की पड़ोसी के साथ में, तो इसके ऊपर अभी तक एक मत नहीं बनाया कि क्या इसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाए या नहीं पहनाया जाए। लेकिन हाँ, उस विचारधारा के आधार पर एक विस्तृत प्रोग्राम बनेगा। अब जब थॉट्स के बाद प्रोग्राम बनता है तो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड पे जरूरी है, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा लगता है, पैसे की कमिटमेंट होना चाहिए। तो राज्य सरकार ने ऑलरेडी 1,500 करोड़ रुपया कमिट करके रखा है कि यदि ये समिति रिपोर्ट देती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगले साल वो 1,500 करोड़ रुपया उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं, और आगामी वर्षों में वो राशि बढ़ भी सकती है। सर, ये इसी भूजल प्रबंधन को किया जाता है। सर, जहाँ तक हमें जानकारी है वहाँ पर सभी जो वन विभाग से संबंधित अधिकारी हैं उनको नेसेसरी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हर प्रदेश की पंचायतों को, रूरल डेवलपमेंट के अधिकारियों को, उनको भी ट्रेनिंग देता है। तो उस रिपोर्ट के अंतर्गत इस बात को भी रखा गया है कि वाल्मीकि भी कैपेसिटी बिल्ड किया जाए, उसके भी अधिकार क्षेत्र में वृद्धि किया जाए, और जितने भी लोग जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं
नॉट ओनली रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर जुड़े हैं तो वाल्मीकि को उनके साथ में जोड़ा जाए। लेकिन शायद एक इंस्टीट्यूशन एक जगह पे मिलकर पूरे राज्य के इतने बड़े स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग ना दे पाए, तो कैस्केडिंग मैनर में ट्रेनिंग बनाने की जरूरत पड़ेगी। मास्टर ट्रेनर बनाने पड़ेंगे जो कि क्षेत्रों में जाकर अलग अलग जगहों पर वाल्मीकि को एक फाउंटेन हेड के रूप में यूज करते हुए वहाँ से पानी जो शिक्षा का है वो नीचे बहता हो जाएगा। सर लास्ट सजेशन इसमें बस ये है कि यहाँ पे हम वन विभाग के बस अपना सवाल अलाउड नहीं करूँगा। क्योंकि पिछले 3 साल से मैं बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी हूँ, उससे पहले मैं एक वन अधिकारी था। अभी हम लोगों ने रिसेंटली मध्य प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान जो बनाए हैं, अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, इट रिक्वायर्स 2 लेवल अप्रूवल्स। लेकिन इसमें हमने 13 अलग अलग विभागों को जो बायोडाइवर्सिटी को ओन करते हैं या उनको अफेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट तो बहुत है, हमने लिमिटेड वे में 13 विभागों को लिया है। मेरा मतलब लोगों से जो फीडबैक मिला है, साहब का एक जितेंद्र अग्रवाल साहब का जब वो एडिशनल सेक्रेटरी थे या सेक्रेटरी थे उस समय का एक आदेश है, यदि वन क्षेत्रों में जल संरक्षण या वन संरक्षण से संबंधित कार्य कोई दूसरा विभाग करता है, इट शुड बी अलाउड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लेकिन यहाँ पे एक साइलो है, एक परसेप्शन है कि जितने मतलब रिच के नीचे के विभाग हैं वो सब अपना नीचे का काम कर लेते हैं। द मोमेंट कहीं फॉरेस्ट की बाउंड्री आती है उनके दिमाग में FCA का बात आता है, मैंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, सो दे मतलब उस तरफ देखते भी नहीं है। और सिमिलरली वन विभाग की तरफ से इतना रिसोर्सेस हाई नहीं है, यदि वो तकनीकी जानते नहीं जानते दैट्स वन डिफरेंट इश्यू, लेकिन उस दिशा में वो सोच भी नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। अभी हमारा आंकलन ये है, मध्य प्रदेश का जो ओपन जो फॉरेस्ट है ऑन रिकॉर्ड इज 36,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। जो सेंट्रल इंडिया का जो वाटर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, अकेला यदि गैंजेस रिवर का हम देखते हैं, 50% ऑफ द वाटर दैट फ्लोज इनटू गैंजेस रिवर कम्स ओनली फ्रॉम मध्य प्रदेश। आप रिवर चंबल से लेके सोन तक गिन लीजिएगा, 50% पानी गंगा में, बहुत लोग समझते हैं गंगा माने मेन स्ट्रीम, ऐसा नहीं है। उधर से हिमालय, इधर से मध्य प्रदेश है। विंध्या की इस तरफ जितने भी नदी है वो सब मतलब गैंजेस में भी जाते हैं। तो कमिंग बैक टू वन इश्यू कि हमको जब तक साइलो से निकल के समग्र रूप से पानी की हम लोग सही प्रबंधन नहीं करेंगे, हेडवाटर्स के बारे में हम लोग सीरियसली थिंक नहीं करेंगे वन विभाग की तरफ से, देन देयर इज अ वेरी डिफिकल्ट इश्यू। इसके साथ ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, दोनों को मिला के देखते हैं। अपनी हरकतों के कारण टेम्परेचर बढ़ता है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हुआ इसके कारण से क्लाइमेट चेंज है। तो पिछले मतलब मैं अपनी जिंदगी में मैंने 80 दिन का लगातार रेनी डेज नहीं देखा। अब भोपाल में हो रही है, आज भी पानी गिर रहा है। तो इसका मेरे जो समझ में आया वो एक इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन ये है कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज पंचायत स्तर पे, ग्राम सभा लेवल पे बनते हैं। इसके बारे में हमारा वेबसाइट पे जाइए, विल गेट फुल इन्फॉर्मेशन। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ओनली 30 सेकंड्स एक्स्ट्रा फ्रॉम द अध्यक्ष कि ये जो आपके चारों तरफ से जो पैनल्स लगे हुए हैं, आप लोगों को रीडिंग एक पॉम्फलेट भी दिया हुआ है, दैट competition is going to happen on 18-31 district levels, but only class 9th to class 12th children are मतलब eligible for it. प्लीज उन लोगों को प्रोत्साहन दे। अभी आप लोगों को उस संबंध में हमने हिंदी और अंग्रेजी में टेक्स्ट प्लस क्वेश्चन बैंक्स बनाए हैं, उसको देखिए। हमारा वेबसाइट का लिंक हमने रजनीश साहब को दिया है, आप लोग सब लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, उसको देखिएगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वी विल गेट ए वेरी इंटीग्रेटेड अप्रोच विथ रेस्पेक्ट टू वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट इज बेसिकली इकोसिस्टम लेवल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट है। माने इकोसिस्टम को देखते हैं जेनेटिक्स लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे, इकोसिस्टम लेवल पे। सो हवा, पानी, भोजन, ये बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम लेवल की आपकी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, इसमें आते हैं। थैंक यू। जय हिंद। मैं वाल्मीकि ट्रेंड हूँ और राजीव गांधी वाटरशेड मिशन में टीम लीडर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा सा 1 मिनट में एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जो वाल्मीकि ट्रेनिंग देता है वो ब्रशवुड शेड, जैक डैम, कंटू ट्रेंचेस या गैबियन स्ट्रक्चर्स या इस तरह के स्ट्रक्चर्स, पॉन्ड बनाने के इस तरह के स्ट्रक्चर्स की ट्रेनिंग देता है, जो यूजुअली फॉरेस्ट में उतने ज़्यादा उपयोगी नहीं होते। दूसरा, आप फॉरेस्ट का इकोसिस्टम देखेंगे तो फॉरेस्ट का जो सिस्टम है वो अपने आप में ही बहुत बढ़िया वाटर एब्जॉर्बिंग का काम कर रहा है। वहाँ बहुत ज़रूरत तो है वहाँ पे पानी रोकने की, मगर उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नेचुरल फोर्सेस में काम कर रहा है। और वाटरशेड जो नक्शे बनाए जाते हैं, जो मिशन में जो वो लोग एरिया लेते हैं, दैट इज रफली
500 हेक्टेयर के आसपास होता है, और यदि उसमें कोई फॉरेस्ट एरिया आता है तो उसमें बाकायदा वाटर कंजर्वेशन काम करने की परमिशन दी जाती है। लेते हैं तो इनकी ट्रेनिंग के लिए आई थी बात। तो क्या ऐसा हो सकता है जो सपेरा कम्युनिटी है, जिनकी मतलब वंशानुगत मतलब जेनेटिक है उनमें, कि वो कितने भी डेंजरस है, नॉन वेनेमस स्नेक है, उनको बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के हैंडल कर लेते हैं, तो क्या ट्रेनिंग के लिए पहला प्रेफरेंस उनको देना चाहिए? ऑब्वियसली जो ऑलरेडी सांप को हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो सपेरा कम्युनिटी से हैं। द्वितीय ऋचा साक्य द्वितीय शासकीय सुभाष स्कूल ऋचा साक्य की। तृतीय एमन साजिद तृतीय। सांत्वना पुरस्कार है अंजलि बाथम आनंद विहार स्कूल, आनंद विहार कॉलेज। सांत्वना पुरस्कार कंसोलेशन प्राइज अंजलि बाथम आनंद विहार कॉलेज एवं पारस त्यागी शारदा विद्या मंदिर। स्पेशल इवेंट्स युवा संसद वाले कृपया आ जाएं। युवा संसद वाले सभी लोग यहाँ उपस्थित हों। युवा संसद मान्यवर युवा संसद का आयोजन किया गया था। युवा संसद में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है छिंदवाड़ा वृत्त को। जोरदार तालियों से छिंदवाड़ा वृत्त के प्रतिनिधियों का स्वागत करें। छिंदवाड़ा वृत्त, वन वृत्त छिंदवाड़ा। मेंटर और उनके चारों प्रतिभागी कृपया मंचासीन हो, जल्दी मंच पर उपस्थित हो। छिंदवाड़ा वृत्त, द्वितीय रीवा वृत्त वाले भी आ जाएं, और तृतीय बालाघाट वृत्त, रीवा वृत्त वाले यहाँ आ जाएं। छिंदवाड़ा वृत्त एक ट्रॉफी है जो वन वृत्त कार्यालय के लिए नियत है, और व्यक्तिगत ट्रॉफीज मेंटर एवं प्रतिभागियों के लिए। यहाँ देखिएगा, व्यक्तिगत ट्रॉफी मेंटर एवं प्रतिभागियों के लिए। सर हाँ इधर भाई साहब, सर सामने। ओके, कैंडिडेट वाला जहाँ पे आप लोग लंच के लिए गए थे वहीं पे हाइटी अरेंज है, तो यहाँ से आप लोग पहले वहाँ चले जाएं, वहाँ नाश्ता कर लें, और उसके बाद जो लोग अभी प्रस्थान करना चाहते हैं वो प्रस्थान कर सकते हैं। जो लोग आज रात को रुकना चाहते हैं, जिस होटल में आप रुके थे उसी होटल में आप आज रात को भी रुक सकते हैं। आपके जो ट्रैवल बिल्स हैं, नागर साहब रेंज ऑफिसर यहाँ पे हैं, उन्होंने फॉर्म्स दिए हुए, फिल कर दे, वो आपका अभी तत्काल रिएम्बर्स कर देंगे। धन्यवाद।